वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज का वीडियो अपने क्लास 12th के एटम चैप्टर से करने वाले हैं और बेस जानेंगे कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका बेस क्या था, क्यों किया था और ऐसा क्या हो रहा था साइंटिफिक हिस्ट्री के अंदर जिसमें रदरफोर्ड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, मोटिवेट किया। और आज के वीडियो में अपने कई टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एटम वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में बेस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का बेस क्या था, उसके बाद में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग पूरा एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे और उसके बाद में क्या इसके कंक्लूजन्स थे वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं बेटा कि 19th सेंचुरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के। 1897 के अंदर जे थॉमसन ने डिस्कवर कर दिया था एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद में और वो जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, सभी मटेरियल के अंदर होते हैं। सिंस एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हमें ये पता लगा कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, फिर भी जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो दे मस्ट ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। इस मेन क्वेश्चन जैसे मान लो जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो नेगेटिव चार्ज है वो आपस में कैसे किसी एटम के अंदर अरेंज्ड है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये कि कैसे अरेंज है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1898 के अंदर थॉमसन ने प्रपोज किया। उसने वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल जो आप जानते हो, माना कि एक वाटरमेलन के जैसे है, वो जो जो सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बाकी सारा वाटरमेलन जो है वो पॉजिटिव है। बाद में क्या हुआ कि मतलब according to this model positive charge is spread uniformly throughout the atom and electrons are embedded in like seeds in a watermelon। अब यहां पर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया कि ये वाला जो मॉडल है फेल है, सही नहीं है, इनकरेक्ट है। और इसके साथ ही द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिफरेंट। इट वाज आल्सो नोन कि सॉलिड्स, लिक्विड एंड डेंस गैसेस है वो इमिट करती है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यू टू इट्स एटॉमिक वाइब्रेशन से। इसी वक्त ये पता लगा कि जो थॉमसन ने मॉडल दिया वो गलत है, ये मॉडल एटम का मॉडल गलत है। और साथ ही साथ ये भी पता लगा कि अलग अलग मैटर जो है वो डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद में चलिए इन सॉलिड, लिक्विड एंड डेंस गैसेस जो होता है, जो इमिटेड रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम थी, इंटरेक्शन अमोंग क्लोजली पैक्ड एटम और मॉलिक्यूल। लेकिन इन रेयरफाइड लो डेंसिटी गैसेस के अंदर जो रेडिएशन थी वो डिस्क्रीट वेवलेंथ की थी, कंटिन्यूअस नहीं थी, प्रोड्यूसिंग लाइन स्पेक्ट्रा, ईच लाइन कोरस्पॉन्डेड टू स्पेसिफिक वेवलेंथ। यानी जो लो कुछ सॉलिड्स, लिक्विड और गैस के अंदर तो जो थी डेंस गैसेस के अंदर तो सॉलिड थी, सॉरी कंटिन्यूअस थी, लेकिन कुछ लो डेंसिटी गैसेस के अंदर ये जो थी वो स्पेक्ट्रल लाइन की फॉर्म में थी, जो स्पेक्ट्रम था। इसमें फेमस जो है वो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दीज ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रा कम फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स, अलग अलग एटम से आया था। देन एटॉमिक इंटरेक्शन, उन 19th सेंचुरीज के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दिया था कि ईच एलिमेंट के लिए एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है जिसको अपने उसका फिंगरप्रिंट भी बोल सकते हैं। यानी हाइड्रोजन के लिए एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है, हीलियम के लिए एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है, कार्बन के लिए एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन ऑलवेज गिव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन विद फिक्स रिलेटिव पोजीशन, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से स्पेक्ट्रल लाइन देता है इसका स्पेक्ट्रम। दिस इंडिकेट अ क्लोज लिंक बिटवीन एटम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के इस स्पेक्ट्रल लाइन ने पहले बार लिंक किया कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है। इट्स इमिशन स्पेक्ट्रम
1885 के अंदर जैकब वॉमर ने क्या किया, एम्पेरिकल एक फॉर्मूला बनाया जो कैलकुलेट करता है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, यानी हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी, जो स्पेक्ट्रम की लाइंस आ रही थी, उनकी वेवलेंथ फाइंड करने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला 1885 के अंदर जैकब वॉमर ने मतलब डिराइव कर दिया या फिर प्रपोज किया। अब इसके बाद में चलते हैं, हाइड्रोजन जो है वो अपने पास सबसे सिंपलेस्ट एटम है, तो उसको अगर थोड़ा समझ जाएंगे तो उससे कॉम्प्लेक्स एटम को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। सिंस हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम इट बिकम अ की फोकस टू स्टडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की और एक्सप्लोर एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर किया। इसके बाद में 1911 के अंदर हैंस गाइगर और अर्नस्ट मार्शल, ये जो थे ये इसके स्टूडेंट्स थे रदरफोर्ड के। इन्होंने रदरफोर्ड की प्रेजेंस के अंदर, गाइडेंस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने न्यूक्लियर यानी प्लेनेटरी मॉडल, जैसे प्लेनेट के अंदर सन है, सन के अराउंड प्लेनेट, सॉरी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सन है, सन के अराउंड प्लेनेट मूव करे, ऐसे ही मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास जो है वो कंसंट्रेटेड है इन स्मॉल न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड लाइक प्लैनेट। दिस रदरफोर्ड मॉडल वाज अ मेजर एविडेंस एडवांस बट फेल्ड टू एक्सप्लेन लाइट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ, लेकिन मॉडल बहुत अच्छा था, क्योंकि एटम के अंदर घुसने की पहली बार किसी ने कोशिश की थी कि अंदर से एटम कैसा है। दिस मॉडल ऑल्सो कुड नॉट क्लेरिफाई, इसने क्लेरिफाई नहीं किया हाउ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन कुड प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स लाइन स्पेक्ट्रम। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के लिए, लेकिन इसका जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो काफी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। यहाँ पे दो लिमिट्स इसकी मिल गई, बाद में लिमिट्स इसकी और पढ़ेंगे अपने। अब पढ़ते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अपने इसका बेस जाना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट्स गाइगर और मार्शल को गाइड किया कि तुम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, ऐसे एक ZNS स्क्रीन लगाई, 3D के अंदर बनेगी, एक साइड ऐसे स्क्रीन लगा दी ZNS यानी वॉल के जैसे, इसके बीच में यहां पर कहीं पे एक गोल्ड फॉइल प्लेस की, गोल्ड फॉइल प्लेस की, और यहां से बिस्मिथ को यूज किया, बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल इमिट करवाए, गर्म करने पर अल्फा पार्टिकल इमिट करता है बिस्मिथ, और इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल को ले जाने के लिए इन्होंने लेड ब्रिक्स का यूज किया, और यहां से जो पार्टिकल्स इस पर इंसिडेंट हुए उसके बाद में जो इनको रिजल्ट मिले वो रिजल्ट जानते हैं। सबसे पहले अपने इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि जनरली बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या हुआ, 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्शल को, इन्होंने क्या किया बेटा, बीम ऑफ 5.5 MeV अल्फा पार्टिकल जो इमिट होते हैं बिस्मिथ 83 से रेडियो एक्टिव सोर्स से, उन्होंने द अल्फा पार्टिकल बीम को नैरो किया, लेड ब्रिक से कंसंट्रेटेड किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, और उनको इंसिडेंट किया अ थिन गोल्ड फॉइल पर जिसकी थिकनेस अप्रोक्स 2.1 into 10⁻⁷ थी। वाइबा के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड फॉइल यूज क्यों की, क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा मेलेबल है, गोल्ड से बहुत पतली लेयर आप बना सकते हो। पतली लेयर का मतलब उस लेयर को एज अ कंसीडर कर सकते हो एज अ लेयर ऑफ एटम्स, इसलिए गोल्ड इन्होंने यूज किया। उसके बाद में जो अल्फा पार्टिकल है, जो कोलिजन के बाद में, स्कैटरिंग के बाद में कहां पर पार्टिकल जा रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई और माइक्रोस्कोप लगाया। व्हेन अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रक होते हैं जेड स्क्रीन पर, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, तो वो टीनी फ्लैशेस
चमक पैदा करते हैं, सिंटिलाइजेशन बोलते हैं इसको। These scintillation were viewed through a microscope, उनको माइक्रोस्कोप से देखा, and the number of scattering particle was measured at different angle of scattering, अलग अलग एंगल के लिए स्कैटरिंग को रीड किया, स्टडी किया। This experiment helped study to how alpha particle deflected from atom, इससे से पता लगा कि अल्फा पार्टिकल यानी ये हमारे पास कुल मिला के ऐसा एक व्यवस्था थी ये वाली। और इन्होंने क्या किया कि इन सभी को अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाने के बाद में जो रिजल्ट्स मिले उन रिजल्ट को रीड किया, और उन रिजल्ट को रीड करने के बाद में एटम का न्यूक्लियर मॉडल या फिर बोल सकते प्लैनेटरी मॉडल प्रपोज किया। अब अपने ये तो इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है बेटा इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए इनको क्या मिला रिजल्ट के अंदर, जब इन्होंने बहुत सारे बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल इमिट करवाए, उसके बाद में लेड ब्रेक से उनको कंसंट्रेटेड किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर, उसके बाद में इन्होंने जेडन स्क्रीन पर जो सिंटिलाइजेशन होता है यानी जो चमक पैदा होती है, फ्लैशेस पैदा होते हैं, उनको स्टडी किया, स्पेसिफिक एंगल्स के साथ स्टडी किया, स्पेसिफिक वैल्यूज मतलब अलग अलग चीजें वेरी करके स्टडी किया। तो इनको जो रिजल्ट मिले थे कंक्लूजन में वो कुछ ऐसे थे। A graph of number of alpha particles scattered at different angles show the most particle passes straight through the gold foil without deflection. इन्होंने देखा कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है विदाउट एनी डेविएशन पास हो गए सीधा स्ट्रेट। उसके बाद में ओनली 0.14% बहुत कम पार्टिकल जो है वर डिफ्लेक्टेड मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा बहुत कम पार्टिकल क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। अबाउट 1 in 8,000, लगभग 10,000 या 8,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वर स्कैटर्ड बाय मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हुआ था। Rutherford concludes that large deflection could occur only if the nearly all the atom positive charge and mass were concentrated in small dense nucleus. Rutherford ने प्रपोज किया कि ज्यादातर जो है पार्टिकल अगर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा जा रहे हैं तो इट मीन्स है कि उसके सेंटर के अंदर कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज से काफी दूर जा रहे हैं। अगर उससे डिस्टेंस मेंटेन करके जा रहे हैं तो उनके बीच में हल्का फुल्का भी डेविएशन या डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसका मीन्स वो जो है वो उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के पास से जा रहे हैं। दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यहां से पता लगा कि ज्यादातर अमाउंट का जो मास है और ज्यादा एटम का और जो अप्रोक्स सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस बोला गया बाद में। रदरफोर्ड ने इसको न्यूक्लियस नाम दिया। द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड इन द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट सिमिलर टू प्लैनेट अराउंड द सन। उसने बोला फिर नेगेटिव चार्ज कहां पे गए, जो थॉमसन ने बोला था, तो वो बोला कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो जैसे सन के सराउंड्स में प्लैनेट रिवॉल्व करें वैसे न्यूक्लियर के या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, ये पता लगा। उसके बाद में न्यूक्लियस का साइज इन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट उसी एक्सपेरिमेंट से कंसीडर किया, तो लगभग अप्रोक्स न्यूक्लियस का साइज आया था 10⁻⁻15 मीटर। इसको फर्मी बोलते हैं, 10⁻⁻15 को 1 फर्मी बोलते हैं, टू 10⁻⁻40, और एटम का जो साइज अप्रोक्स 10⁻⁻10 आया था। इट मींस जो एटम है वो 10,000 टाइम्स लार्जर है देन न्यूक्लियस, अप्रोक्स 10,000 टू 1 लाख, इतने टाइम्स बड़ा है। मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, ज्यादातर स्पेस खाली है। एक्सप्लेनिंग व्हाई मोस्ट अल्फा पार्टिकल, इसी चीज से एक्सप्लेन करेंगे कि अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ स्पेस खाली है। स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन का मतलब वो पार्टिकल उस एरिया से पास हो रहे थे जिस एरिया के अंदर न्यूक्लियस था। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बीइंग लाइट डू नॉट अफेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल सिग्निफिकेंटली। अब इसके बाद में
पहले अपने मैं समझा देता हूं कि इनको क्या रिजल्ट मिला, क्या कैसे था। इन्होंने बहुत सारे पार्टिकल को ऐसे इंसिडेंट करवाया, रिजल्ट में इनको क्या मिला बेटा, नंबर 1 पर मिला कि ज्यादातर विदाउट एनी डेविएशन पास हो रहे हैं। अगर ज्यादातर विदाउट एनी डेविएशन पास हो रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो खाली जगह से जा रहे हैं, होलो स्पेस से जा रहे हैं। तो इट मींस उनके पास में ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई मास है। देन यहां से इनका कंक्लूजन मिला कि अप्रोक्स ज्यादातर जो पार्ट ऑफ एटम है वो खाली है, होलो है, विदाउट मास है, विदाउट चार्ज है। ठीक है, कुछ डेविएट हुए तो इनको पता लगा कि वो न्यूक्लियस के पास से जा रहे होंगे, और कुछ 10,000 में से एक आधा ऐसा पार्टिकल था जो जिस रास्ते पर गया उसी रास्ते पर वापस आ गया। देन उन्होंने बोला कि ये जो है ये अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करके आया है। किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, यानी न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन करके अप्रोक्स 180 की डिग्री पर वापस चला गया। ठीक है, और इसके बारे में रदरफोर्ड ने ऐसा बोला भी था एक्सपेरिमेंट के बारे में कि उस जो 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आ रहा है, इसके बारे में उसने बोला था कि ये पार्टिकल मेरे लिए वैसा ही सरप्राइज करने वाला है जैसे एक 14 इंच डायमीटर की एक तोप से कोई गोला जाता है और एक बिल्कुल पतले से कागज के साथ या बिल्कुल पेपर के साथ, थिन पेपर के साथ उस पे इंसिडेंट होकर बाउंस बैक किया जाता है। इतना ज्यादा इस बारे में बताया गया, सरप्राइजिंग था। अब इसके बाद में अगर बात करें तो द स्कैटरिंग डेटा could be explained by the considering single scattering evident as the gold foil was very thin। तो गोल्ड फॉइल को बहुत थिन लिया गया तो उन्होंने मान लिया कि एटम की ही एक लेयर है। अब उसके बाद में एन अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम जो है वो +2 चार्ज होता है, इस पे इंटरेक्ट करता है गोल्ड न्यूक्लियस के साथ, जो गोल्ड न्यूक्लियस के लिए Z = 79 होता है, यानी ये +2 चार्ज न्यूक्लियस का जो प्लस Ze जो आएगा वो 79E आएगा प्लस का, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स लगता है कोलम्बिक रिपल्सन की वजह से वो वापस आ रहे हैं, या फिर कोलम्बिक रिपल्सन की वजह से वो डेविएट हो रहा है। क्लियर? Since the gold nucleus is about 50 times heavier than alpha particle, it can be treated as stationary during the scattering process। इसका मतलब बहुत हैवी न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू हीलियम पार्टिकल के, अल्फा पार्टिकल के, तो अपने मान सकते हैं कोलिजन के जो दौरान है, ड्यूरिंग द कोलिजन है, वो जो न्यूक्लियस है एटम का वो स्टेशनरी था। यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, Coulomb's law or trajectory of the scattering, alpha particle can be calculated confirming Rutherford's nuclear model। अब इसमें मैकेनिक्स अगर अपन अप्लाई करते हैं, कूलम्बिक रिपल्सन को अप्लाई करते हैं और ट्रैजेक्टरी को देखते हैं तो हमें काफी चीजें ये चीज कंसीडर करती है कि जो रदरफोर्ड बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि न्यूक्लियस प्लेनेटरी मॉडल को एटम फॉलो करते हैं। दोबारा फिर से देखते हैं, हम बात कर रहे थे एटम की। पहले इंट्रो देखा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जैकब वॉर्मर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में देखा था, कुछ के लिए डिस्क्रीट आ रहा था, कुछ के लिए लीनियर आ रहा था, सॉरी कंटिन्यूअस आ रहा था, जिनमें से स्पेसिफिक हाइड्रोजन के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न आ रहा था स्पेक्ट्रल लाइन का जो डिस्क्रीटेड थी। और फिर रदरफोर्ड ने और एटम के बारे में फिर सबसे पहले थॉमसन ने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था जो वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, उसको आगे फर्दर डीप स्टडी करने के लिए एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अरेंज्ड है, रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स गाइगर और मार्शल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बिस्मिथ से प्रोड्यूस करवाकर इंसिडेंट करवाए और उनको डिटेक्ट करने के लिए उसके सराउंडिंग में ZnS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, जिस पर कोलिजन के बाद में जो पार्टिकल है वो इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट होने पर वहां पर सिंटिलाइजेशन यानी टिनी क्या बोलते हैं स्पार्क्स यूज कर स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनको डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया गया। रिजल्ट में इनको क्या मिला, रिजल्ट में मिला कि ज्यादातर जो एटम्स है विदाउट हीलियम पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल जो है वो विदाउट एनी डेविएशन पास हो रहे हैं, कुछ जो है वो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और अप्रोक्स 10,000 में से एक
आधा पार्टिकल ऐसा है जो 180 पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इन रिजल्ट को जब रदरफोर्ड ने कंसीडर किया तो रदरफोर्ड ने बोला कि ज्यादातर विदाउट एनी डेविएशन पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो मासलेस है, खाली है, होलो है और उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं। फिर नेक्स्ट बना कि अगर कुछ पार्टिकल जो है वो हल्का फुल्का डेविएशन लेके आ रहे हैं तो इट मींस क्या आएगा, इसका मतलब है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया है उन्होंने या फिर एटम के न्यूक्लियस के पास से जा रहे हैं। अगर पास से जा रहे हैं तो कोलंबिक रिपल्सन से वो हल्का फुल्का डेविएट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट बनता है कि अगर 180 पर जो पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं तो वो फिर उसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो हेड ऑन कोलिजन करके आ रहे हैं। यहां से इनको पता लगा कि ज्यादातर जो एटम का चार्ज है और मास है वो एक स्पेसिफिक एरिया जो उसके सेंटर के अंदर उसके अंदर कंसंट्रेटेड है, जिसको रदरफोर्ड ने नाम न्यूक्लियस दिया। उसके बाद में इसी स्कैटरिंग से इन्होंने प्रूव किया कि एटम का जो साइज है वो अप्रोक्स 10⁻10 मीटर यानी एंगस्ट्रॉम की रेंज का है, 10⁻10 टू 10⁻12, एंड जो न्यूक्लियस का है वो अप्रोक्स 10⁻15 यानी फर्मी की रेंज का है। क्लियर। इसके बाद अगर अपने बात करें इसके फेलियर वगैरह की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने फेलियर वगैरह। और इसको यूज करने के लिए मैंने बता दिया कि इन्होंने कुछ चीजें मानी थी कि न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के दौरान गोल्ड का न्यूक्लियस काफी हैवी है तो उसको इन्होंने स्टेशनरी माना था। तो इन्होंने फिर बाद में न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करके, कोलंबिक रिपल्सन को यूज करके और इनकी ट्राजेक्टरी को कैलकुलेट करके ये मॉडल प्रपोज किया था, जिस मॉडल में बोलते हैं कि एटम मतलब ऐसे ही है जैसे सोलर पैनल हमारा, अरे मिस वर्ड बोलो, हमारा जो सोलर सिस्टम है जैसे सन है वैसे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस है, जैसे प्लेनेट रिवॉल्व करे वैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। तो ये था हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर लें, साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर जरिए जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।